अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को सुधारना और अपोजिशन के लिए मसला हुकूमत को गिराना। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जलसों की तैयारियाँ हो रही हैं, मुत्तहदा अपोजिशन की मीटिंग्स हो रही हैं, बीमारी के बावजूद बैरून मुल्क से तकारीर हो रही हैं, इदारों पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, जल्द से कब होने हैं, किस तारीख पर होने हैं, फूट पड़ रही है, मुशावरत हो रही है, बयानात दागे जा रहे हैं। हर सियासी पार्टी इस वक्त अपने होने का सबूत दे रही है और सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुजूर वाला यकीन जानिए, इन मसाइल से बहुत बड़े मसाइल इस वक्त आवाम को दरपेश हैं। महंगाई बढ़ रही है, एक महीने में 1.5% शरह बढ़ गई है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे बड़े भूख से बिलख रहे हैं, बारिश और सैलाब से मुतासर होने वाले 1.5 महीने बाद भी मदद के लिए सियासी नुमाइंदों के मुंह तक रहे हैं। राशन नहीं है, घर बार नहीं है, सर छुपाने को छतें, सोने को बिस्तर नहीं है, मच्छरों की भरमार है, मूजी अमराज सरों पर मौत बने खड़े हैं। लेकिन सियासी जमातों के मसले ये हैं कि हुकूमत को गिराना है। सियासी जमातों के मसले ये हैं कि पिछले सानेहात की याद बनानी है, जलसों की तारीखें बदलनी है। सियासी जमातों के मसले ये हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के नारे लगाने, चोर चोर का शोर मचाकर 5 साल गुजारने। मुल्क के पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी और हुकूमत गिराने से ज़्यादा उन इक़दामात की ज़रूरत है जिसके लिए वो आपको इक़्तिदार के ऐवानों में लाए हैं। सियासतदानों से ये गुजारिश है, सियासतों से वक्त मिले तो एक नज़र इधर भी डालिए जहां आवाम आपकी मुंतज़िर है। टॉपिक डिटेल्स दिखाती हैं। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, आवाम को अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 43 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बारिश आई, सैलाब लाई, मगर सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आई। 1 माह से जायद हो गया, सिंध के मुतासिरा इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। आवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, देखिएगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मरियम नवाज भी नामजद हैं। साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, मोहम्मद ज़ुबैर, राना सनाउल्लाह और राजा ज़फ़रुल हक समेत 43 लीगी रहनुमाओं को भी शामिल किया गया है। शहरी बदर रशीद, इनकी दरख्वास्त पर दर्ज करवाए गए इस मुकदमे पर नून लीग कहती है अगर वफाकी वज़रा में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा न लें, खुद सामने आए, मुकदमा दर्ज करवाएं, हम सामना करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ और DGISI से हालिया मुलाकातों के बाद सुर्खियों में रहने वाले नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर को नवाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज साहिबा का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। बहैसियत तर्जुमान पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब लोगों ने फातिमा जिन्ना को गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया तो हमें भी नहीं बख्शेंगे, ऐसा कहा मरियम नवाज साहिबा ने। नवाज शरीफ बगावत के इल्ज़ामात की जद में, जबकि शहबाज शरीफ नैब से परेशान हैं। उन्होंने आज अदालत से नैब हुक्काम के रवैये की शिकायत की है। कहा कि सारा ज़माना जानता है कि गुज़िश्ता 25 साल से कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ। नैब वाले पहले मुझे खाना मेज़ पर रख कर देते थे, लेकिन अब ज़मीन पर रख कर देते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोक्स पर्सन अब हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सर ये ऑपोजिशन की जलसे की तारीख बदलने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है क्या? PP से मशवरा किए बगैर सर जलसा 11 से 18 तारीख को मुंतकिल किया गया। ज़ुबैर साहब देखिए, ये और कराची मुंतकिल हो गया सर। मैं तो वो PDM की मीटिंग में था नहीं, तो मुझे अंतरी कहानी नहीं पता। लेकिन जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है इस तहरीक के हवाले से, और अगर उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं तो उसको मेरा ख्याल है दूर कर दिया जाएगा। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ये होगा जरूर, इस किस्म की
इश्यूज तो होते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने इम्पोर्टेंट डेट्स रहती हैं। पीपल्स पार्टी का कारसाज के हवाले से बेनजीर भुट्टो शहीद जब आई थी पाकिस्तान 2007 में, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा वाक़या है, और उसमें कोई पीपल्स पार्टी के होने की बात नहीं है। मेरा ख्याल है हम सब उस पर एक मुत्तफिक है। ठीक, जुबैर साहब जी जुबैर साहब, मुझे बताइए सर, पीडीएम और नून लीग के तर्जुमानों की मौजूदगी में सर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अलहदा तर्जुमान की जरूरत क्यों पड़ी है? तो आप नहीं चाहती थी, मैं बता देता हूँ उनको। आप किस समा वाले कह रहे हैं कि मेरी जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो एक, जब आप बहुत एक बड़ी स्ट्रगल में जाते हैं और जिस किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है पिछले कुछ अरसे से, आपने देखा है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ होता रहता है और इल्जामात लगते हैं, काउंटर इल्जामात लगते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने तैयारी भी करनी होती है और बहुत सी चीजों के लिए। लेकिन नून लीग क्या है? नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है और उनको लेके जो मतलब सबसे बड़े लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर मरियम नवाज हैं। तो तमाम ये मूवमेंट जो होगी वो उनके गिर्द घूमेगी और फिर उसमें उनके लीगल मसाइल भी आते हैं, फाइनेंशियल मसाइल भी आते हैं, सियासी मसाइल भी आते हैं। तो उन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ता है और एक स्पेसिफिक फिर उसमें, अगर जिस तरह आज कल उन्होंने इल्जाम लगाया था शेख रशीद साहब ने और शहबाज गिल साहब ने ये इंडियन गद्दारी का वो जो सर्टिफिकेट बांटते हैं आजकल, तो उसको फिर आपने रिस्पॉन्ड भी करना था ना। अब जिस तरह दूसरे लोग हैं, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा है, मरियम औरंगजेब है, उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीटिंग्स भी अटेंड कर रही होती हैं पीडीएम की। तो ये मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि स्पेसिफिक तर्जुमान हो इतने बड़े लीडर्स के। अच्छा जुबैर साहब, आगाज में जो आपने बात की, तो सर मेरी या मेरे इदारे की ये ख्वाहिश नहीं है। ऑब्वियसली ज़रूरत के बारे में मैं पूछ रही थी कि ज़रूरत क्यों पड़ी, वो आपने अपने जवाब में क्लियरली बता दिया कि आप मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से सामने आएंगे और मरियम औरंगजेब साहिबा पार्टी की तर्जुमानी करेंगी। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब एक तरफ सख्त बयानात देते हैं, दूसरी जानिब आपकी तकर्रुरी, आप किसी पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का है उसका बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जिसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? जुबैर साहब, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे ताल्लुकात, आपने देख लिया 50 साल। सर मुझे वो आपके वो बयानात याद है सर, वो जो आपने कहा कि हमारा 35 से 40 साल पुराना ताल्लुक है, शादी में मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात हुई थी। सर नहीं, मैं तो सियासी तौर पर, मैं समझा आप पूछ रही हैं कि सियासी तौर पर मेरे ताल्लुकात अच्छी हैं। मेरे ताल्लुकात, जाहिर सी बात है कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन ताल्लुकात जब हम सियासत की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा हुआ। और उनके बयानी के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि जो आपने कहा कि उसका बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वो इतना कोई आसान नहीं है बयानिया कि आप उसको लेके चल सके। जहां तक ताल्लुकात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो कोई पुल का किरदार नहीं अदा कर रहे, ना पहले करने की कोशिश की है। मैंने पहले भी बहुत दफा वजाहत किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वजाहत की थी कि मेरा जो मिलना था उसमें अगर इतराज होता है, और होना भी चाहिए, कि जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि मिलिट्री के पास कोई एक्स्ट्रा पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिपेंडेंट अपना गाया अमल तैयार करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप चुपके से मिलते हैं, मिल के अगर आप कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, अगर आप कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, तो फिर एतराज किस बात का है? वो तो पुल जो होता है उसका किरदार। जुबैर साहब, सर आपको नहीं लगता कि आपका ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात या आपके ज़ाती ताल्लुकात, ये जो आप कह रहे हैं, उसने आपको फ़ायदा पहुंचाया, उससे आपकी तरक्की हो गई? सर डायरेक्ट पार्टी के कायद के तर्जुमान आप मुकर्रर हो गए। दूसरी जानिब अगर मैं सिनेरियो देखती हूँ तो ये शर्कपुरी साहब, निशात डार साहब, ये लोग अगर वज़ीर आला से मुलाकात करते हैं तो इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। आपकी इस मुलाकात के हवाले से सर बड़ा शोर मचा और आप माशाल्लाह स्पोक्स पर्सन मुकर्रर हो गए।
नहीं, मेरा ख्याल है ये इसका तासुर बिल्कुल गलत है। जब मैं तो पहले गवर्नर रह चुका हूँ सिंध का, कोई पहली दफा तो नहीं मेरी कोई तरक्की हुई कि मुझे कोई जानता नहीं था और सडनली मुझे पहुंचा दिया। मरियम नवाज के मैं बहुत करीब रहा हूँ हमेशा से, और आपको पता है जब मैं मिनिस्टर था, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त भी उनके साथ काम किया था, मीडिया सेल में भी उनके साथ काम किया था। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक पॉजिटिव चीज है जिसको मेरा ख्याल है मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ना मैं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, ना मेरे पास कोई पैसा है पार्टी को देने के लिए। उसके बावजूद अगर मैं 2012 में ज्वाइन करता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी, ना मैं शरीफ को जानता था ना किसी और को जानता था, और उसके बावजूद अगर मैं एक साल के अंदर कैबिनेट का हिस्सा बन जाता हूँ, तो वो जाहिर है उसमें काम ही की वजह होगी। और उसके बाद मिनिस्टर के बाद मैं गवर्नर बन जाता हूँ, और अब ये जो आप कह रही हैं पोजीशन, तो मेरा ख्याल है ये तो इन चीजों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसके पीछे तो सिर्फ एक चीज हो सकती है और वो काम हो सकता है। क्योंकि 2012 में तो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये क्या। अच्छा जुबैर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। 2012 से फिर जिस तरह से आप गवर्नर भी रहे और फिर उसके बाद अब आप स्पोक्स पर्सन, फिर आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के साथ एक आपके ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो सर ये आपने खुद इस बात पे एतराज नहीं किया कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी जगह वो क्यों नहीं सर? देखें, मैं तो मेरा जो बैकग्राउंड इससे पहले था वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से था, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने सीनियर हैं या जूनियर हैं। मेन चीज ये है कि अक्सर आप पॉलिटिक्स में, जिस तरह मियां नवाज शरीफ जब पॉलिटिक्स में आए थे 1981 में, तो उनसे पहले भी 30 साल पुराने भी मुस्लिम लीगी होंगे, और इसी तरह से चौधरी निसार या जावेद हाशमी या शेख रशीद वगैरह आए, तो इस बेसिस पर तो उनको तरक्की नहीं मिली थी कि वो कितने सीनियर या जूनियर है। जुबैर साहब, अभी ये ज्यादा क्वेश्चन मार्क इसलिए हो रहा है जुबैर साहब कि कंट्रोवर्सी में भी रहे ना पिछले दिनों, इस वजह से मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी में तो कोई बच रहा ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। गद्दारी के केसेस भी हैं, दहशतगर्दी के केसेस भी हैं, तो कंट्रोवर्सी तो देखिए जब आप पॉलिटिक्स करते हैं और हाई रिस्क गेम खेलते हैं तो उसमें तो ये चीजें होती हैं। अच्छा। और आपको तैयार रहना होता है कि जी अगर आपको इस किस्म के माहौल में केसेस भी बनेंगे, कंट्रोवर्सीज भी बनेंगी। क्या कंट्रोवर्सी आपने कोई खराब काम कर तर्जुमान क्योंकि हैं, तो जरा यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन या इस खबर को रद्द कीजिएगा। ऐसी भी खबरें सर टीवी स्क्रीन की जीनत बनी है कि नवाज शरीफ साहब की 3 भारतीयों से मुलाकात हुई है सर। मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ नहीं होता। मैंने जो पहले भी बात की थी, आज सुबह भी बात की थी, जब सियासत में आपके पास कोई आर्गुमेंट ना बचे अपने मुखालफिन के लिए, तो फिर आप ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। आपको याद होगा कि यही मियां नवाज शरीफ के बारे में 2018 के शुरू में कहा गया, नैब ने इंक्वायरी की, कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि 4.9 बिलियन डॉलर मियां नवाज शरीफ ने इंडिया ट्रांसफर की। आज हम 2.5 साल के बाद हमारा हक बनता है पूछने के लिए कि वो क्या हुआ इंक्वायरी का, सिर्फ इसलिए कि बदनाम करने के लिए। मैंने सुबह भी ये कहा था, अभी भी ये कह रहा हूँ, हमें लाख इख्तलाफ हो इमरान खान से या फयाज चौहान से या पीटीआई से या किसी और से, उसका पॉलिटिकल मुकाबला करना चाहिए। ये जो इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ बतौर तर्जुमान, सर आप क्या कंफर्म करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की जंग किससे, इमरान खान साहब से या इदारों से? जंग किससे? देखें, बिल्कुल क्लियरली बताया था। हमारी एक तो हमारी जंग को तो आपने पता नहीं कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए बात ये, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, हम आइन के मुकद्दर की बात कर रहे हैं, हम आइन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम कोई आइन से मुतजाद एक चीज है। यहाँ या तो आप आइन चेंज कर दें, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि आइन एक चीज कहते हैं और आप कर रहे कुछ और चीज है। आप ये तो नहीं कि अगर आप इलेक्शन में धांधली करेंगे, आरटीएस बिठा देंगे या दूसरी चीजें करेंगे और हम खामोश भी रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। या तो आप ये हमें कहें कि जी आप ये बात गलत कर रहे हैं।
आइन में ये लिखा हुआ है कि जी मिलिट्री सिविलियन। आपके वर्ड जो नवाज शरीफ साहब ने कहे वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लेती हूँ सर। हदफ कौन है, इदारे या इमरान खान? देखें, या की बात, इसमें चॉइस की बात नहीं है, स्ट्रैटेजी की बात है कि इमरान खान को हिट करेंगे तो हमारा क्या मकसद हल हो जाएगा, या अगर हम इदारों के पीछे जाएंगे तो क्या हमारा मकसद हल हो जाएगा। आप इदारों को हिट करेंगे क्या? नहीं, इदारों को हिट नहीं करेंगे। हम इदारों से सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। हम ये कह रहे हैं कि इदारे जो हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, जैसे हर पाकिस्तानी का है, जैसे हर दूसरे इदारे का, चाहे वो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, हर एक का एक रोल डिफाइंड है ना, उसकी लिमिट्स भी हैं। उस लिमिट्स को वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा ये नहीं है, झगड़ा सिर्फ ये है कि जी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहें, विच इज कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि इदारों को जो हुकूमत वक्त है उसकी जो भी कानून में रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे वो कोरोना में या किसी और में, वो ठीक। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। ब्रेक लेना है नाज़रीन मुझे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको सिंध के उन सैलाब मुतासिर इलाकों में लेकर चलेंगे जहां कल और परसों हम मौजूद थे। क्या हाल है वहां पर लोगों का, दिखाऊंगी। मैं और मेरी टीम नाज़रीन इस वक्त कराची से रवानगी अख्तियार कर रहे हैं सिंध के उन अजला के लिए कि जहां पर बारिश हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अब वो इलाका सैलाब से मुतासरा है। वहां इंसान, जानवर किस तरह से अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिन, उनकी रातें किस तरह मुसीबतों में गुजर रही हैं। कोशिश करूँगी आपको वहाँ लेकर जाऊँ और वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDM में, PDM में इनको जगाऊं और सैलाब मुतासरीन की आवाज़ को। नाज़रीन इस वक्त सुबह के 4 बज चुके हैं। जब कराची से हम निकले थे यहाँ पहुँचे हैं मीरपुर ख़ास में, और मीरपुर ख़ास के शहर में अभी मैं दाखिल हुई हूँ, और दाखिल होते ही मुझे तबाही के वो मंज़र दिखना शुरू हो गए जो आगे जाके यकीनन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। अभी मैं शहर में ही मौजूद हूँ, कुछ अहाता कर दूँ आपको। सामने देखिएगा, अगर आपको इस अंधेरे में, घुप अंधेरे में दिखाई दे सके, कुछ इमारतें, कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। रास्ते में से मैं आ रही थी तो वहाँ पर कुछ पक्के घर बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं। वो सब तो इस बारिश में महफूज रहे, लेकिन जब 1 महीना, आज 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो यहीं पर ही इस शहर के बीचों बीच जो गरीब है वो किस तरह से पिसा है कि यहाँ पर देखिए ये पानी अब तक मौजूद है, दलदल बन चुका है, गंदा हो चुका है ये पानी, और इसकी वजह से बीमारियाँ, ये मोटे मोटे मच्छर। जो मैं यहाँ पर आई हूँ और आते ही जो मैंने तकलीफ दे मंजर देखा है कि मेरी ही जैसी ख़वातीन, मेरी ही जैसी बहनें अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर इन चारपाइयों पर मौजूद हैं। ये जो जौहड़ बना हुआ नज़र आ रहा है नाज़रीन आपको, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ से ये पानी ना निकाला जा सकता। जिस सड़क से, जिस कुशादा सड़क से मैं होते हुए खुरामा मेरी गाड़ी चलकर यहाँ तक पहुँची है, वो सड़कें तो खुली हुई हैं, वो सड़कें तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जौहड़ बना हुआ पानी दिखाई दे रहा है, ये मोटर लगाकर टैंकर के ज़रिए यहाँ से पानी उठाया जा सकता था, निकाला जा सकता था। क्या यहाँ से पानी उठाने के लिए भी विफाक से फ़ंड चाहिए? क्या यहाँ से पानी निकालने के लिए भी NDMA को बुलाना चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए सिंध गवर्नमेंट को? ये सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुझे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर आसपास कहीं करीब में ही कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं या कुछ ऐसे महल्लात मौजूद हैं कि जहाँ पर आकर सिंध हुकूमत के लोग रह कर गए हैं इन्हीं तबाही के दिनों में। क्या उनको ये नज़र नहीं आया? ये भी एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। ये तो अभी शहर का वो इलाका है ना नाज़रीन, जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलेगी हम भी निकलेंगे और मैं आपको शहर से आगे
इंटीरियर की तरफ लेकर चलूँगी, उन इलाकों में लेकर चलूँगी, मीरपुर ख़ास के ही वो देहात, वो अजला या थर के वो ज़िले, वो अजला जहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग किस अजियत में हैं, इससे ज़्यादा अजियत में हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगी। सुबह हो चुकी है नाज़रीन और अब हम निकले हैं बाहर, यहाँ के लोगों का हाल खुद देखने के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भी। आप ये देख लीजिए, आपको ये सामने जो गंदा पानी, जो गलीज पानी दिखाई दे रहा है, ये आपको जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये कोई ग्रीनरी नहीं है, ये गंदा जमा हुआ जौहड़ का पानी है जो अब बीमारियों की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ इतनी गलीज स्मेल है कि यहाँ खड़ा होना बेहाल है, लेकिन ये मजलूम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 महीना हो चुका है यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़रा देखिएगा, ये मेन शहरा है जहाँ से गुजरती हैं गाड़ियाँ। इसके राइट साइड पर सोसाइटी मौजूद है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर ये टेंट्स लगे हुए हैं। इन टेंट्स के अंदर लोग पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, इस तकलीफ़ में, इस अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद आपको ज़रा अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि लोग किस तरह से इन टेंट्स के अंदर सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं। और इस बात को जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि जब मैं और मेरी टीम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम एसी की गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचे हैं, ठंडी ठंडी गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर पहुँचे और जैसे ही उतरे हैं तो ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम में आ गए हों। इतनी शदीद यहाँ गर्मी है, लेकिन इन लोगों का एहसास कीजिए जो दिन रात यहीं पर होते हैं, रात की सख्ती भी यहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और दिन की गर्मी भी यहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा बैकग्राउंड में ये देखिएगा, ये चमकता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ है, कोई ऑस्ट्रोटर्फ टाइप की कुछ बिछाया हुआ है, लेकिन ये गंदा जमा हुआ पानी है जो गलीज़ होने के बाद इस हालत में हो चुका है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे मुसलसल जो टेंट्स नज़र आ रहे होंगे नाज़रीन, यहाँ पर रहने वाले, मुझे बताया गया है कि इस इलाके के अंदर ये जो सामने झुग्गियाँ या कच्चे मकानात जो बने हुए 500 से 700 घर हैं, 500 से 700 ख़ानदान हैं जो इस वक्त तबाह बर्बादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बाबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से हैं आप यहाँ पर? हम 1.5 महीना हो गया हमारे। 1.5 महीने से आप यहाँ पर, कैसे गुजारा कर रहे हैं? खाते पीते कैसे हैं? बस मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी करके फिर यहाँ पर सारा सिस्टम अपना चला रहे हैं, खाना पीना सब कुछ। तो भाई आपका घर वैसे ये सामने वाले टेंट में आप रहते हैं? ये वाला जो है ये आप लोगों ने खुद बनाया है, ये किसी ने दिया नहीं है आपको? अच्छा, और अगर आपको कभी अपने घर जाना हो, कोई ज़रूरत की चीज़ लेकर आनी हो तो कैसे जाते हैं? पानी में जाते। कहाँ पर घर है आपका? अभी आप उसी तरफ जा रहे थे? जी। भाई आप इसमें से कैसे निकल के जाएंगे? जाएंगे, अभी क्या मजबूरी है, क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं ज़रा ये नाज़रीन को दिखाती हूँ, ये देखिएगा कि ये मुझे जो ऑस्ट्रोटर्फ लग रहा है, ये देखिए, ये इतना गलीज़ गंदा पानी है। और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि इनको अपने घर की ज़रूरत की कोई सामान लेना है, उसके लिए ये वहाँ जा रहे हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे भाई। हर जानिब नाज़रीन तबाही के मनाज़र हैं, ख़वातीन, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक और ख़ातून भी मुझे नज़र आ रही हैं, उनके पास मैं चलती हूँ, उनसे आपकी बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आ जाऊँ अंदर? आ जाऊँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर कब से रह रही हैं आप? महीने से रह रही हूँ अभी। महीने से रह रही हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। घर ये इसके अंदर सिर्फ आप अकेले रहती हैं? नहीं, अकेले नहीं रहती हूँ, मेरे 4 बेटे हैं और मेरी बेटी है, उसका घर ये है। मुझे वो एक टेंट मिली है और कुछ भी नहीं। किसने दिया ये टेंट आपको? ये राजा ने दिया। और मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं मिला, ये घर है उसका। और उसके ज़्यादा बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, उनको एक पाव क्या वो दाल नहीं मिली है, चावल नहीं मिले उनको, वो बेचारे भूखे प्यासे ऐसे बैठे हैं उनके। अच्छा, हरी राम साहब, नवाज अली शाह साहब, ऐसे कोई नाम, इनको कोई जानती हैं आप? इनमें से कोई आया है यहाँ पर? नहीं आया बेटा, कोई भी नहीं आया इधर। ये अली नवाज शाह नाज़रीन जो मैं नाम ले रही हूँ, वो यहाँ के MNA साहब हैं,
और हरी राम साहब यहाँ के एमपीए हैं। लोग जानते तो हैं, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि वो अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हमारे पास कोई भी नहीं आया, सिंध हुकूमत से कोई आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोई भी नहीं आया। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर इधर ही है। जा सकते हैं वहाँ पे? जाने का रास्ता है? चलो मैं आपके साथ। क्या पानी भरा हुआ है वहाँ पे? से भरा हुआ है, घर भी मेरा डूबा हुआ है। ये दिखाइएगा जरा इम्तियाज, ये घर है, ये किसी का आशियाना है और आशियाने की हालत देखिए कि दूर से खड़े होकर एक खातून को उसका घर देखना पड़ रहा है। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी मौजूद है। चारपाई की हाइट होती है अच्छी खासी, ये चारपाइयाँ अंदर तक पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पर भी ये ऑस्ट्रोटफ का ही मंजर है। घर में जो सामान है वो पूरा ख़त्म हो गया, पानी में डूबा पड़ा है। बर्तन है, जहाँ मकसद बिस्तर है, जो चारपाई है, आप अंदर भी देख सकते हो, लेकिन जगह नहीं है। कीड़े मकोड़े जा बजा मेरे पास उड़ते हुए, गंदगी गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। अब मैं क्या सोच रही थी कि जब बारिशें हुई, जब सैलाब आया, तो यहाँ तो गवर्नर साहब भी आए, यहाँ तो वज़ीर आला साहब भी आए, यहाँ तो बिलावल साहब भी आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी नज़रे करम यहाँ पर नहीं पड़ी कि आज 1.5 महीना हो गया है और ये लोग अजियत और तकलीफ में हैं। इससे पहले भी सैलाब आया था, वो ज़्यादा खतरनाक था, उसकी ज़्यादा बुरी हालत थी, या अब जो आया है उसमें ज़्यादा बुरा हाल है? दरअसल कहने का मकसद 2011 में भी आया था, तो उस टाइम इतना नहीं था जो इस बार जो आया 2020 के अंदर। तो इस बार भी वो हमारे घरों की तरफ कोई नहीं देखा है। जो राजा साहब बैठे हुए हैं, जो उन्होंने कुछ बेचारे की हमारे को कुछ दिया है। वज़ीर आज़म से, बिलावल से, मुराद अली शाह साहब से, या फिर यहाँ के MNA MPA, किससे उम्मीद है? कौन करेगा आपकी मदद? हाँ जी, आपने बात तो कर दी, कौन करेगा आपकी मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात है। पर हम तो सब खुदा के बंदे हैं, जिसमें ईमान आएगा वही देकर जाएगा। हमारे को ज़्यादा नहीं कर सकते ना, ये तो हमारे घरों का पानी निकालता हूँ, अपने घरों में जाके बच्चे लाके बिठा दें। ब्रेक के बाद देखिए, वो आपको सांप दिखाई दे रहा होगा। शफी मोहम्मद चाकी के इस इलाके में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ नाज़रीन, आपको पीछे ये इमारतें, ये छोटे छोटे से आपको घर बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। मुझे ये बताया जा रहा है ये पीछे GM टाउन है। जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस एरिया को विज़िट किया था, तो इसी कहीं कॉलोनी में सामने और यहीं कहीं इलाका मकीन मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर बैंगलोज मौजूद हैं, वहाँ कहीं बिलावल रह रहे थे। लेकिन बिल्कुल ऐन पीछे हालत ये है कि लोगों की छतें तक डूबी हुई हैं। 1.5 महीना गुजर चुका है, छतें तक डूबी हुई हैं, अब तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका है। कैसे बिलावल साहब आए और आकर चले गए, इन लोगों को देखा नहीं। जो इलाका मकीन है, ज़रा उनके पास चलती हूँ। ये यहाँ तक आपको लेकर आई थी कि इसकी हैयत दिखा दूँ, इसकी हालत दिखा दूँ। मेरे अपने पाँव भी देखिए कीचड़ कीचड़ हो चुके हैं। ये स्कूल बैग आपको यहाँ झोंपड़ियों के बाहर दिखाई दे रहे होंगे। कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद थे, स्कूल्स खुल चुके हैं, लेकिन इस बारिश ने, सैलाब ने इन लोगों की ज़िंदगियों को जो मुंजमद करके रख दिया है। छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, जो मैंने आपको अभी स्कूल बैग दिखाया। बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कितने दिनों से हो यहाँ पर? महीना हो गया है। महीना हो गया है? हाँ। अब तो आपके स्कूल भी खुल गए। हाँ। कौन सी क्लास में हो? 2 में। 2 क्लास में हो, माशाल्लाह। दिल जा रहा है, याद आ रहा है स्कूल? हाँ, बहुत आ रहा है। फिर क्या कह रही हो, अपनी दोस्तों से मुलाकात हो रही है? हाँ। क्या बात हो रही है उनसे? क्या बोला आपने उनको? उनको बोला, मैंने बोला हमारा घर डूबा पड़ा है, सूख जाएगा फिर हम आ जाएंगे स्कूल पे। अभी किसी पे भरोसा है? किसी को कुछ कहना चाहती हो? कोई निकालेगा पानी, लगता है तुम्हें? हम तो गरीब लोग हैं, कोई निकाल देगा उसकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। किसी से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद है ना, तो हम सारे तो उम्मीद रख रहे हैं, जो भी अमीर है निकाल देगा तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उस लोगों की। नाज़रीन, जिस झोंपड़ी के अंदर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और दीगर ख़वातीन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर हमला ख़वातीन भी मौजूद हैं जो इसी तरह से, इसी मुश्किल हालात में इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो कि यहीं करीब में रहते हैं, लेकिन उनका घर बार डूब चुका है, आराम की जगह यहाँ पर नहीं है। तो मेरे लिए एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो ख़वातीन इस हालत में यहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं,
उनके इलाज मुआलजे और उनके अस्पताल के लिए क्या इंतज़ामात हैं, क्योंकि इतनी गंद में ये देखिए सामने ये झोंपड़ी है, यहीं पर खाना पकाना है और ये सामने ये जो गलीज़ गंदा पानी है जिसके अंदर शदीद किस्म की बीमारियां यकीनन जरासीम मौजूद होंगे जो आवाम को, जो यहाँ पे मौजूद लोगों को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे होंगे। तपती हुई चिलचिलाती हुई नाज़रीन इस वक्त धूप है। मैं मीरपुर ख़ास से अब उमरकोट की तरफ जा रही हूँ और उमरकोट के रास्तों में मुझे मुख्तलिफ़ मकामात पर इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जहाँ लोगों की फसलें, खड़ी हुई फसलें वो इस सैलाबी रैली की वजह से, इन बारिशों की वजह से तबाही की नज़र हो गई। और मुझे बताया जा रहा है ये कपास की खड़ी हुई फसलें थी जो कि अब बिल्कुल तबाह हो गई हैं। उधर वो सामने आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं कच्चे पक्के मकानात हैं और वो कच्चे पक्के मकानात सारे के सारे बह गए, गिर गए और उसके बाद ये बेचारे यहाँ पर आके मेन जो ये सड़क बनी हुई है, कच्चा सा एक रास्ता बना हुआ है इलाके के अंदर जाने का, वहाँ पर आकर ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने झोंपड़ियाँ सी बनाई हुई हैं और कुछ बोरियों को, इधर आइएगा इम्तियाज़, मैं ये भी ज़रा दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बोरियों को, ये सीमेंट की बोरियाँ हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं, इसको मिलाकर कुछ ये लकड़ी के फट्टों के साथ ये इस तरह से अपने रहने का बंदोबस्त किया हुआ है और पूरी फैमिली, पूरा घराना इसके अंदर रह रहे हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए? हमको इधर महीना हो गया। महीना हो गया। और ये झोंपड़ी किसने बनाई है? ये झोपड़ी हमने बनाई है। दिखाएंगी अपनी झोपड़ी मुझे? दिखाएंगे, आ जाए, आए जरा दिखाते हैं जी। ये खुद से बनाई हुई है? हाँ, हमने खुद से बनाई है, हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए टेंट मिला को नहीं, बस हमने खुद बनाई है। ये देखें जी, हाँ। ये बोरियां हैं, ये टाट की जो बोरियां होती हैं उसको ऐसे इस्तेमाल करके, हाँ। और ये इन्होंने बनाया हुआ है। इसके ऊपर यहीं पर ही एक चारपाई रखी हुई है, हाँ, और बस यहीं पर ही अपना सामान जो कुछ, हाँ। ये सामान कैसे बचा के लाई? हम बस दोरी बचा के लाई है, बच्चों के लिए बचाना तो पड़ता है कुछ नहीं। पानी में गई थी सामान लाने? हाँ। कितना नुकसान हो गया? सब कुछ तबाह हो गया? सब कुछ तबाह हो गया। कोई आया यहाँ पे मदद के लिए? कोई कौन आया मदद के लिए? किसी से बोलना है, कुछ कोई मुतालबा करना है? मुतालबा करना है ना, हमको राशन पानी दे, हमको टेंट दे, बच्चों को रहने के लिए हमको कुछ भी नहीं मिला है। राशन भी नहीं है, खा पी कैसे रहे आप? हम खा पी कैसे रहे? कभी भूखा रहते हैं, कभी खाते हैं, मैं क्या करें? और बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं। अल्लाह, कभी खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। कभी भूखे रहते हैं, कभी मच्छरदानी भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, तो हम बांध के सूखे रह सके। हर तरह से अजियत बराए अजियत में लोग यहाँ पर हैं। ये मंजर ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा नाज़रीन। अभी जिस स्पॉट पर मैं मौजूद थी उसके बाद यहाँ पर पहुँची हूँ। थ्रू आउट ये रूट जा रहा है आगे उमरकोट की तरफ जहाँ शदीद तबाही हुई है, लेकिन यहाँ पर उस मकाम से यहाँ तक आने में मुझे सड़क के दोनों अतराफ सिर्फ और सिर्फ ये पानी पानी दिखाई दिया है हर तरफ। और यहाँ पर ये ज़रा देखिएगा कितना ख़तरनाक है। वो लोगों के घर बने हुए हैं सामने जहाँ पानी ही पानी है, की बोरियाँ रखी हुई हैं और इसके ऊपर से ये पानी के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो देखिए, वो सामने आपको पोल्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे बिजली के पोल्स हैं जिसके ऊपर डेंजरस भी लिखा हुआ है और ये सारे पूरे के पूरे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। पानी के अंदर करंट भी आ सकता है, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन वो सब यहाँ से गुजर कर अपने घरों के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। तो नाज़रीन, अब एग्जैक्टली मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ उमरकोट के, जिसे यहाँ पर इस वक्त सिंध की इस तबाही के बाद की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कहा जा रहा है। मीरपुर ख़ास से हम जिस तरह से आते रहे रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ मकामात दिखाती रही जहाँ तबाही के मुख्तलिफ़ मनाजिर और थ्रू आउट तबाही के मनाजिर आपको दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर इस खैमा बस्ती के अंदर लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए हैं, उन बेराजी इलाक़ों से आकर, क्योंकि ये थरी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर ये सिंध हुकूमत की जानिब से टेंट्स लगा कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग यहाँ पर आए हैं, बसे हुए हैं। कहाँ से आए हो, क्या काम करते हैं? मजदूरी, खेती करते हैं, बनीवाड़ी आलिपा करता हूँ, बनी पोख रहा हूँ। उधर हमारी बनी डूब गई, पानी 3 फुट के मसले भी है, घर हमारा गिर गया सारा। हम चले आए इसे खुश्क मकान पर, इधर बैठे हो।
इधर का शय नहीं मिल रही है, एक टेंट मिल रहा है, कुएं लगा के इधर बैठा हूँ। बस बच्चे हमारे ये धूप में इधर इधर खड़े हैं। हुकूमत के तरफ असा के टेंट मिल रहा है, बस यही मिला है, दूसरा नहीं। खर्चा कोई आया देखने के लिए आपको? आया सारा ही आया, इधर खड़ा होके ऐलान करके गया, चला गया, मिला हमारे को कुछ। क्या ऐलान किया था? कौन आया था? इधर आया था बिलावल भुट्टा आया था, मुराद अली शाह भी आया था। ये जो टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, इस टेंट के अंदर कोई भी ऐसी ज़रूरत की अशिया या लोगों के लिए कम से कम सोने के लिए ही कोई ऐसी पलंग या कोई ऐसा बिछाने के लिए कुछ होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान के ऊपर ये टेंट्स लगे हुए हैं। भाई आप क्या कोई आया, कोई लिस्टें विस्टें बनी? क्यों लिस्टें क्यों बनी? मेरी बहन इधर आए सारे हैं। कभी ये पहले जब इधर हम आए थे तो एक देग या दो देग पका के चावलों की वो दिखा के आध बंदे ले लेते थे, आधे ऐसे भूखे रह जाते थे। हुकूमत कहती है इतना बड़ा ये ज़िला, इतनी बड़ा इलाका तबाही का शिकार हो गया है, अकेले वो ये काम नहीं कर सकती, इसके लिए ज़रूरी है कि वफाक मदद करे, इमरान खान मदद करे। आप लोग समझते हैं कि इमरान खान को भी मदद करनी चाहिए? इमरान खान साहब जो है उसका हक है, हम उसकी अवाम हैं, उसका काम है कि हमारे को संभाले। इंसानियत के नाते किसी की भी पार्टी के हुए, लेकिन हैं तो पाकिस्तान के, उसका हक बनता है वो संभाले। जानवर वगैरह भी थे आप लोगों के, फिर कैसे लेकर आए पानी में से निकाल? पानी से कुछ बकरियां सकरियां से वो मर गई सी, को दो बच्चियां बकरियां वो लेके इधर से आए, वही मच्छरों ने खा के तबाही कर दिए। बाकी इधर 2 महीनों के आपको 1-2 किलो आटे की किन नहीं दे देगा। जो बड़े जमींदार हैं कि अपने जमींदारों को दे के उधर छुपा लिया, हमारे को कोई चीज नहीं मिला। तो आप लोग खा पी कैसे रहे हैं यहाँ पे? बस वो मुल्क से मजदूरी करके चले जाते हैं कि आधे भूखे बच्चे 1 किलो में 2 रोटी पकाते वो बच्चे खा रहे हैं। बाकी तो तलाशी ले लो, 1-2 किलो भी आटे के नहीं देगा। गाड़ियाँ आई हैं, पता नहीं किधर गुम हो गई। सबसे ज्यादा भाई आप लोगों को किस चीज की जरूरत है? हमारे को राशन नहीं मिला, हमारे को तो ही बच्चे तो पालें, राशन ही नहीं मिल रहा है। बिस्तरा तो चलो पुसा सुसा है हमारे पास, हमारे को राशन नहीं। अभी क्या खाएं, घास खाएं? राशन चाहिए हमारे को, राशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? 2 में से कोई एक चीज? हमारे को राशन चाहिए, हमारा पेट भूखा है भाई। आपको क्या चाहिए? राशन चाहिए। राशन चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब मेरे प्रोग्राम में आप फरमा रहे थे कि आप सिंध जाइए, वहाँ पर लोगों से मालूम कीजिए, इनकी डिमांड है, इनका मुतालबा है कि हमें मच्छरदानियाँ फराहम की जाए। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पहले आप हमें राशन दे दें, हम खुले आसमान तले आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन पहले कम से कम हमें राशन तो दे दें। नासिर साहब गौर से सुनिए इनकी बात। आज सिंध की आवाम के साथ नाजरीन, ये हमारी टीम की दूसरी रात है। वही गंदगी, वही गंदा पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, गुप अंधेरा और आवाम की मुश्किलें, सऊबतें, मुसीबतें। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे सामने देखिएगा, अगर इस गुप अंधेरे में थोड़ा सा आपको नज़र आ सके, ये उधर वो घर थे लोगों के जो अब पानी पानी हो चुके हैं। लोगों की बस्तियाँ, लोगों की झोंपड़ियाँ, उनके कच्चे पक्के मकानात, सब के सब पानी की नज़र हो चुके हैं। और ये मेन लिंक रोड है, मीरपुर ख़ास और आगे उमरकोट को मिलाने वाला ये लिंक रोड जा रहा है, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है। फिर उसके बाद जिस जगह पर ये लोग मौजूद हैं, जीते जागते ज़िंदा इंसान, जिनके साथ छोटे छोटे से बच्चे भी मौजूद हैं, ये देखिए, ये एक मुंडेर बनी हुई है और मुंडेर के दूसरी तरफ ये दरियाए सिंध है। यहाँ से ये दरियाए सिंध बह रहा है। नाज़रीन, आप ज़रा संगीनी का एहसास कीजिए कि दरियाए सिंध बह रहा है, दूसरी तरफ पानी ही पानी है। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 साल की, अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना, उसे एक दिन पहले कल एक माजूर बच्ची इसी तरह से खेलते हुए पानी में जाकर गिरी है और जान से चली गई है। ये कितना बड़ा ख़तरा है इन तमाम छोटे छोटे मासूम से बच्चों के लिए कि जो यहाँ पर मौजूद हैं।
ये देखें नाज़रीन, ये आपको ये अभी हमारे कैमरामैन के पास से होता हुआ वो देखें, वो आपको सांप दिखाई दे रहा होगा। हमारी टीम बच गई। ये तकलीफ दे मंजर और ये इस तरह की सिचुएशन किस तरह से कितनी दफ़ा इन लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती होगी। इस सांप को अभी मारने की कोशिश की जा रही है। हमारी टीम जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकायदा कैमरास के पास से ये सांप नीचे से निकलता हुआ, टांगों में से घूमता हुआ ये सांप गया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये जानदार यहाँ पर मौजूद हैं और ये सांप और इस तरह के हशरात ये यकीनन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का मंजर है। अपने शहर में बैठे हूँ तो ये खबर कानों को कितनी भली लगती है कि दरियाए सिंध पानी से भर गया है, दरियाए सिंध का लेवल अप हो गया है। और यकीनन ये खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशाइन भी होती है। ये दरियाए सिंध जब खाली होता है, खुश्क होता है, तब भी आवाम के लिए अजियत और तकलीफ़ का बाइस बनता है। और जब पानी से भर जाता है, अल्लाह की रहमत इस पर नाजिल हो जाती है, तब भी हुकूमती नाअहलियों की वजह से ये पानी, ये दरियाए सिंध आवाम के लिए तकलीफ़ और अजियत का बाइस बन जाता है। ये सामने मौजूद वो घर जो पहले कभी जिसमें लोग हुआ करते थे, आज सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही पानी है। मीरपुर से लेकर उमरकोट तक जिस तरह की तबाही के मनाजिर मैंने देखे हैं, और वज़ीर आला साहब का शिकवा जो मुझे याद आ रहा है कि वो वफाक़ी हुकूमत के लिए कह रहे हैं कि वफाक़ ने उनके साथ ताउन नहीं किया। अगर वाक़अतन ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस अवाम को परेशानी से निकालने के लिए वफाक़ को, NDMA को, PDMA को, वज़ीर आला साहब को, सिंध हुकूमत को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मेरा अंदरूने सिंध आना हो तो ये मज़लूम अवाम, ये प्यारे अवाम, ये सिंध के अवाम अपने घरों को मुंतकिल हो जाए।